नमस्कार बच्चों। तो पाइथन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने अपनी पिछली क्लास छोड़ी थी। तो एक बार देख लेते हैं हमने अपनी पिछली क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था। तो पिछली क्लास में जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम लोगों ने बात की थी अपने मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब हमने डिस्कस किया था। लार्ज डिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में हमने एक मेथड पढ़ा था, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स क्या होता है, बेसिस क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था। दो न्यूमेरिकल भी हमने देखे थे। हमने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वहीं से कंटिन्यू करते हुए कि हम लोगों को मेजर करना है अगर बहुत स्मॉल डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल की, तो वो हम लोग कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने इंस्ट्रूमेंट का रेंज बताया था कि हम लोग जब वर्नियर कैलिपर था उसका 0.1 mm था, है ना, और स्क्रू गेज था उससे भी एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, तो वो 0.01 mm था। तो ये 0.01 इनका अगर आप बोलेंगे तो कितना हो गया, 10 की पावर -5 तक हो गया। 10 की पावर mm जो है वो 10 की पावर -3 मीटर होता है और 0.01 हो गया। तो इनका जो मेजरमेंट का स्केल है 10 की पावर -5 तक ही जाता है। ठीक है बच्चों, अब अगर इससे भी छोटा कोई अगर आ जाता है मेजरमेंट, ठीक है, तो वो कैसे आप मेजर करते हैं, तो उसको आप मेजर करते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। किसकी मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से। स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरी बताया हुआ है स्मॉल मेजरमेंट के लिए, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए। तो वो थ्योरी में डिस्कस कर ले रहा हूँ, वही सब थ्योरी अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है ओलिक एसिड का। वहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया है मैथमेटिकली, इसको साइंटिफिक मेथड से नहीं किया, ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट से किया है। इन्होंने बताया कि मैथमेटिकली हम ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का डायमीटर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर है 10 की पावर -9 मीटर का। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा है ये ऑर्डर कितना ज्यादा छोटा है। ठीक है, तो अभी मैं माइक्रोस्कोप की बात कर रहा था। माइक्रोस्कोप की मदद से आप बहुत ही स्मॉल डायमीटर्स को भी देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन माइक्रोस्कोप जो ये सब जो डिवाइसेस हैं, ये आप लोग पढ़ेंगे अभी 12th में ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है, ऑप्टिक्स का एक चैप्टर है उसमें 12th में आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन इनकी एक लिमिट ही होती है, एक लिमिट तक ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। वो लिमिट क्या होती है, अब जैसे माइक्रोस्कोप है तो ये आप सपोज कर लीजिए कि इसमें जो ये लाइट वेव्स यूज करते हैं, इसमें जो वेव्स यूज की जाती हैं, जो लाइट यूज की जाती है, उस लाइट का जो वेवलेंथ होता है। अभी आपको ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वेव क्या है, वेवलेंथ क्या है, वो सब आप फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे। बस अभी के लिए समझ लीजिए कि अगर कोई वेव है, ठीक है, तो इन दोनों के जो वेव फ्रंट के जो टॉप का जो डिस्टेंस है या बॉटम का जो डिस्टेंस है, कंटिन्यूअस बॉटम का, इसको वेवलेंथ बोला जाता है। तो इस वेवलेंथ के जितना भी मेजरमेंट होता है उतना ही लिमिट होता है आपके माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम लोग यूज करते हैं विजिबल लाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसका रेंज होता है 4000 टू 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अभी आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है, देखिए फिजिक्स में जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इतना कि आर्मस्ट्रॉन्ग क्या आ गया, ये पिकोमीटर क्या आ गया, फेरोमीटर क्या आ गया, है ना, नैनोमीटर क्या आ गया। इसका आप इतना टेंशन मत लीजिए। धीरे धीरे जैसे अभी तो आपकी शुरुआत हुई है, 11th में फिजिक्स आपने स्टार्ट की है, तो इसको इतना आप बोझ लेके मत चलिए कि मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता। आपने अभी स्टार्ट किया है, आप धीरे धीरे जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप लीजिए और चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। फिजिक्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, जैसा है वैसा चलते रहने दीजिए, और जो है अपना दिमाग खोल के बस सुनते जाइए। ठीक है, पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, क्वेश्चन लगाते जाइए, सब चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग है इसको बोला जाता है 10 की पावर -10 मीटर का होता है ये। ठीक है, अब अगर 4000 है तो आप क्या बोल देंगे, 10 की पावर -6, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -6 मीटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है, अगर आप किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से, तो आपकी जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, 10 की पावर -6 मीटर तक ही आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमको मेजर करना है एटम या मॉलिक्यूल का डायमीटर, और यहां पे मैंने बताया आपको कि इनका जो ऑर्डर होता है, इनके जो डायमेंशन है, इनके जो डायमीटर है,
इनका जो डायमीटर होता है वो होता है किस रेंज में, 10 की पावर -9 टू 10 की पावर -10 मीटर की रेंज में इनका डायमीटर होता है। तो ये चीज तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी मेजर नहीं हो सकती। तो अब क्या करें, तो इंस्ट्रूमेंट में ऐसा कोई माइक्रोस्कोप है जिसकी वेवलेंथ इस ऑर्डर में हो, इस ऑर्डर में होगी तो हम लोग बिल्कुल मेजर कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो एक्चुअल में होती है और उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा वर्नियर, वर्नियर के बाद उससे भी एक्यूरेट मेजर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट आ गया, स्क्रू गेज, है ना। तो वैसे ही माइक्रोस्कोप में भी डेवलपमेंट होता गया। वहां पे पहले ऑप्टिकल आया तो ऑप्टिकल की इतना ही था, फिर उससे भी प्रिसाइज आ गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थोड़ा सा हायर फिजिक्स में हो जाएगा, लेकिन मैं बस आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि हायर फिजिक्स में इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पर ये चीज बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल था, वेव कैसे हो गया। तो ये वेव और पार्टिकल ड्यूअलिटी जो है ये नेचर आप केमिस्ट्री में और आप फिजिक्स में दोनों में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम रखिए, थोड़ा सा टाइम लेके होगा ये। धीरे धीरे आपके जब कोर्स आगे बढ़ेंगे तब आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी, और ये बिल्कुल आपके सिलेबस में है लेकिन बहुत ही आगे है, ठीक है। तो अभी के लिए जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी एक वेव नेचर का होता है, और उसकी जो वेवलेंथ होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो इस रेंज में आ जाती है। तो इसकी मदद से आप लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं इतने ऑर्डर का 10 की पावर -9 और 10 की पावर -10 मीटर ऑर्डर का डायमीटर या लेंथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी में जो एक एग्जांपल दिया है ओलिक एसिड, इसको किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं किया है, यहाँ हम लोग को मैथमेटिकली हम लोग को मैथ्स की मदद से मैथमेटिकली हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना बताया है कि हम लोग कैसे मेजर करें किसी भी मॉलिक्यूल का साइज वगैरह। तो खाली आप लोग सुन लेंगे कि हुआ कैसे, उसकी केमिस्ट्री पे नहीं जाना है। मैं बस एक बार थोड़ा सा हल्का से डिस्कस कर लूंगा कि क्या क्या हुआ, क्या किया इन्होंने, ठीक है। उसकी केमिस्ट्री नहीं समझेंगे, उसके पीछे की फिजिक्स आप लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है, एक बार मैं इसको इरेज कर दूं। तो इसके पीछे की फिजिक्स कुछ ऐसी है बच्चों, आप केमिस्ट्री पे ध्यान मत देना, फिजिक्स कुछ ऐसी है, मैं फिजिक्स थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूं इसका। तो इन्होंने क्या किया है, एग्जाम्पल में ये बताया है कि ओलिक एसिड का हम लोग को मॉलिक्यूल का डायमीटर कैसे निकालना है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ ड्रॉप्स जो है ओलिक एसिड के, कुछ ड्रॉप्स जो है ओलिक एसिड के इन्होंने वाटर के अंदर डाल दिए, ठीक है। अब आपको लेकिन ना ये ध्यान में रखना है कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होता है। अगर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं ना, तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप लोग मेजर कर लेते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आप लोग देखे होंगे, एक एक्सपेरिमेंट किए होंगे जिसमें हम लोग पिपेट ट्यूब का यूज करते हैं, तो उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं तो हमको मेजरमेंट पता चल जाता है कि एक ड्रॉप में वॉल्यूम कितना गया, है ना। उसी तरह से यहां पर भी आप ड्रॉप बाय ड्रॉप जब डालेंगे तो हर ड्रॉप में कितना वॉल्यूम है ओलिक एसिड का, वो आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है। और सपोज आपने एन ड्रॉप्स डाली हैं, कितनी हो सकती है, एक ड्रॉप, दो ड्रॉप, तीन ड्रॉप, जितना भी डाला आपने, सपोज आपने एन ड्रॉप डाला तो कितना वॉल्यूम गया वो आपको पता चल गया। तो ये टोटल वॉल्यूम है किसका, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का, ठीक है। मॉलिक्यूल का नहीं बोलूंगा, ओलिक एसिड का बोलना चाहिए। ओलिक एसिड कितना इसमें हमने डाल दिया वो वॉल्यूम हमको पता चल गया, ठीक है। वाटर के अंदर डाला हुआ है। फिर उन्होंने क्या किया है, अल्कोहल सॉल्यूशन डाल करके इसको डाइल्यूट किया है, ठीक है। डाइल्यूट मतलब इसको और हल्का कर दिया है, ठीक है। तो इसमें डाला इन्होंने अल्कोहल डाल के इन्होंने हल्का किया। अल्कोहल इन्होंने क्या किया, दो बार में डाला 20 सेंटीमीटर क्यूब, और 20 सेंटीमीटर क्यूब दो बार में डाला, दो बार इसको लाइट किया और डाइल्यूट किया। पहले डाला 20 सेंटीमीटर क्यूब, फिर दोबारा 20 सेंटीमीटर क्यूब डाल करके इसको डाइल्यूट किया। तो टोटल वॉल्यूम जो है डाइल्यूशन के बाद आप बोल सकते हैं कि ओलिक एसिड का जो है वो हो जाएगा, मतलब जैसे NV तो टोटल वॉल्यूम है ही, लेकिन डाइल्यूट कर दिया। तो अब ये NV जो है, NV वॉल्यूम जो है वो किस में प्रेजेंट होगा, वो प्रेजेंट होगा 20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, है ना। तो इससे आपको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड पर वॉल्यूम ऑफ क्या बोलेंगे, अल्कोहल, क्योंकि डाइल्यूट कर दिया है, ठीक है। इतने के अंदर इतना है, समझ में आ रहा है आपको, आपने ओलिक एसिड के अंदर इतना डाल दिया, इतना अल्कोहल डाल दिया है, तो पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, पर यूनिट ऑफ अल्कोहल में कितना वॉल्यूम आ जाएगा वो आपको पता चल गया, ठीक है। तो अब आपको ये मालूम है कि डाइल्यूट क्यों किया उन्होंने, डाइल्यूट इसलिए किया ताकि जो हमने NV जो टोटल वॉल्यूम हमने इसका डाला था ना यहाँ पर ओलिक एसिड का, वो पूरा अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाए, फैल जाए इधर उधर।
इसके बाद आपने बोला कि एनवी जो वॉल्यूम था टोटल इसका था, अब जब इसमें आपने 2 बार डाइल्यूट कर दिया तो पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल में, पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल में इतना टोटल वॉल्यूम होगा ओलिक एसिड का। 2 बार डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 बार आपने डाइल्यूट किया है ना, तो इसीलिए पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल बोलेंगे तो इतना आपका टोटल वॉल्यूम जो है ओलिक एसिड का हो जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, इसके बाद इन्होंने लाइकोबियम पाउडर डाला है, ठीक है। उस पाउडर डालने के बाद क्या होता है ना, उस पाउडर डालने के बाद जो आपका ये था ओलिक एसिड था वो सरफेस के ऊपर फैल जाएगा इन अ सर्कुलर फॉर्म, अप्रोक्सीमेट सर्कुलर फॉर्म में फैलता है, ठीक है। कंप्लीट सर्कुलर नहीं होता, ऐसा कुछ फैल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि एक सर्कल की फॉर्म में फैल गया है। तो अगर आप इसका डायमीटर देख लें, क्योंकि ये तो आपको विजिबल है, तो विजिबल है तो आप इसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं। इसका अगर आपको डायमीटर मिल गया, तो आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहां आपके पास वॉल्यूम था, यहां आपके पास एरिया हो गया, ठीक है। अगर वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आपको थिकनेस मिल जाएगी कि कितना थिक आपका लेयर है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आपका था ये कंटेनर, इसमें पहले आपने ओलिक एसिड डाला, फिर अल्कोहल डाल के इसको डाइल्यूट किया, वो चारों तरफ फैल गया। चारों तरफ फैलने के बाद आपने लाइकोबियम पाउडर डाला, उसके कारण क्या हो गया, इसका एक सर्कुलर फॉर्म में लेयर बन गया। तो उस सर्कुलर फॉर्म का लेयर का आपको एरिया मिल गया। वॉल्यूम को अगर एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी मोटी जो थिकनेस है वो थिकनेस आपको उस लेयर की मिल जाएगी, और ये केवल सरफेस पर रहेगा, इसी का लाइकोबियम पाउडर डाला है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा कि इसका केमिस्ट्री समझने का जरूरत नहीं है आपको, वो सब केमिकल इसलिए डाला ताकि वो जो अंदर था ये पूरे जगह डिसॉल्व था जो वो सरफेस पे आ जाए। वो सरफेस पे आने के कारण जितना भी आपका ये है ओलिक एसिड वो अब सरफेस पे है, तो अब इसका वॉल्यूम निकालने में आपको आसानी होगी। कैसे करेंगे, एरिया अगर आपने निकाल लिया तो अब इसका जितना भी है सरफेस पे ही है तो थिकनेस आपको पता चल जाएगा, तो कितनी लेयर में है आपका ओलिक एसिड वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अंदर तो यह है नहीं, अब खाली सरफेस पे है, ठीक है। तो अगर आपको थिकनेस मालूम पड़ गई, और एक फिर इधर इन्होंने एक अप्रोक्सीमेशन माना है कि हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमने इतना सफिशिएंटली डाइल्यूट कर दिया है। अभी देखिए डाइल्यूशन का भी यहाँ पर आपको रोल समझ में आ जाएगा। हमने 2 बार डाइल्यूट किया 20 सेंटीमीटर क्यूब करके, इसलिए ताकि ये एजम्पशन हम लोग बाद में ले सकें कि इतना हमने अब डाइल्यूट कर दिया है कि हम ये मान लेते हैं कि ये जो लेयर है वो एक ही मॉलिक्यूल की होगी, तो जो थिकनेस होगी ना वही, अब देखिए अगर एक ही मॉलिक्यूल की लेयर है तो ऐसे होगी ना, एक ही मॉलिक्यूल की लेयर है तो ऐसी होगी। अगर आप डाइल्यूट नहीं किए होते तो 2-3 लेयर होती, लेकिन अगर एक ही लेयर अगर आप एज्यूम कर लेते हैं कि इतना डाइल्यूट कर लिया हमने कि एक ही लेयर है, तो अब जो थिकनेस होगी ना वो आपकी जो होगी वो डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड के बराबर होगी। ये जो आपका, अगर आप देखेंगे, अगर आपको ये V वैल्यू की मालूम है, आपने कितना बार डाला वो मालूम है, ये सेंटीमीटर को सब डेटा डाल देंगे, V आपको टोटल मालूम ही है, ठीक है, और एरिया आपको डायमीटर से पता चली गया। तो जब T निकालेंगे ना तो T की वैल्यू जो आती है वो 10 की पावर -9 के ऑर्डर में आती है, 10 की पावर -9 के ऑर्डर में आती है। तो आप समझ जाएंगे कि एटॉमिक लेवल हो गया, ठीक है। तो आप ये समझ जाएंगे कि एटॉमिक लेवल हो गया। तो इसलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि डाइल्यूशन के बाद जो थिकनेस है वो एक ही लेयर की थिकनेस है, और हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग वो थिकनेस जो है वो डायमीटर ऑफ ओलिक एसिड के बराबर आ जाएगा। तो आपको इतना ही अभी समझना जरूरी है, ठीक है। तो होपफुली मुझे लगता है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल कैसे मैथमेटिकली यहाँ निकाला गया वो आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। एक डाउट बस बच्चों को आ सकता है कि ये 1/400 क्यों किया है, तो उसका मैंने आपको रीजन बता दिया कि इसको डाइल्यूट करना है आपको। टोटल वॉल्यूम तो आपका ओलिक एसिड का N/V ही है, और V यहाँ पर एक ड्रॉप का वॉल्यूम है, लेकिन जब आप डाइल्यूट करेंगे तो पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल में अगर आप निकालेंगे तो कितना ओलिक एसिड है वो आप लिखेंगे, तो आपको 1/400 यानी 20 × 20 से आप डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया है, नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। तो और ये डाइल्यूशन का ही मैंने कंसेप्ट बता दिया। डाइल्यूशन का कंसेप्ट यही था कि हम लोग एक ही लेयर को अज्यूम करना है कि जो भी ओलिक एसिड है वो सरफेस के एक ही लेयर में आ गई है, उसको वो तभी होगा जब आप इसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे, वरना 2-3 लेयर होगी तो आपका जो है जो टी की वैल्यू जो आएगी V/A वो डायमीटर के बराबर नहीं आएगी, वो उसमें 2-3 डायमीटर हो सकते हैं, है ना। तो मुझे लगता है अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर रेंज बताई हुई है कि लेंथ की जो रेंज है, सबसे छोटा जो हमने देखा वो
साइज था प्रोटॉन का, वो था 10⁻⁻15 की रेंज में, ठीक है। और सबसे बड़ा जो अभी तक ह्यूमन ने जो देखा है वो है बाउंड्री ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो सबसे बड़ा लेंथ जो है वो यूनिवर्स की बाउंड्री है, वो ह्यूमन ये हमने ऑब्जर्व की 10⁻26। तो एक चीज देखिए, इसका जो रेंज है सबसे छोटा और सबसे बड़ा, इसको अगर डिवाइड करके देखेंगे तो रेंज आ जाएगी कितना 26 10⁻26 अपॉन 10⁻⁻15, ठीक है। ये आ जाएगी 10⁻41 के 10⁻41 के, तो 10⁻41 आ जाता है। तो इतनी रेंज का ये जो है लेंथ अभी ह्यूमन बीइंग ने देख चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है मेजरमेंट ऑफ मास। तो मेजरमेंट ऑफ मास के लिए 1 मिनट में इसको स्क्रीन को थोड़ा इरेज कर दूं, तब इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ मास देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ मास की छोटी सी थ्योरी है, ठीक है। ये कोई बहुत हाईफाई चीज नहीं है, सिंपल सा बताया हुआ है कि भाई मास का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से हम लोग, पहला इसने बताया कि अगर बहुत बड़े बड़े मासेज हैं, लार्ज मासेज हैं, तो उसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो क्या था, देखिए सिंपल ही है, आप जान ही रहे हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला है आपने 9-10 में पढ़ा है कि G/m/r² होता है, ठीक है। यही तो न्यूटन का लॉ था, ठीक है। तो अगर फोर्स आपको पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता है, और एक जन का भी मास पता है, डिस्टेंस मालूम है, तो दूसरे का आराम से आप निकाल सकते हैं मास, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग जो है वो जो मास जो है वो निकालते हैं बहुत लार्ज बॉडीज का, ठीक है। और छोटा m कैसे निकाल सकते हैं, छोटा m देखिए, छोटा m भी आप ऐसे निकाल सकते हैं कि आप देखिए आप कैसे करते हैं। आप बाजार में जाते हैं सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो पहले भी तो आप एक डिवाइस देखते होंगे, ऐसा करके डिवाइस रहता है वो, ठीक है। यहाँ पर देखिए छोटा मास कोई भी अगर आपको निकालना है तो वो निकाल सकते हैं, वो छोटा मास आप यहाँ पे रखेंगे तो बड़े मास की वैल्यू अपने आप आ जाती है, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं, देखिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जान ही रहे हैं। एक मास यहाँ रखिए, है ना, तो ये कुछ वेट लगाएगा इसके ऊपर, है ना, उसका नीचे की तरफ, और यहाँ पर उसके इक्विवेलेंट कोई स्टैंडर्ड वेट रख दीजिए तो वो यहाँ लगाएगा। तो जो आपका अगर दोनों बैलेंस है तो आपका जो पॉइंटर है वो सेंटर पे आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। अभी जो मॉडर्न है, अब ये तो फिजिकल था, ये इतना अब यूज नहीं होता, मैकेनिकल जो मॉडल है वो अब यूज नहीं होता। अब जो नया आ गए हैं वेटिंग मशीन, वो थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, थोड़ी एडवांस हो गई है। इनकी एक्यूरेसी जो है पहले के मुकाबले बहुत होती है, क्योंकि ये आपके पूरा आई पे डिपेंडेंट है ना, कि भाई गया कि नहीं गया। फिर इसमें चीटिंग भी हो सकती है, अगर यहाँ पर उसने पहले से कोई मैग्नेट वगैरह लगा दिया है तो, है ना। तो उन सबको हटाने के लिए अभी इलेक्ट्रॉनिक आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक में भी कुछ नहीं, देखिए आप ऐसा करके रहता है इलेक्ट्रॉनिक का, इसके ऊपर आप डालते हैं मास, तो कुछ नहीं, ये जो आपने यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट किया, इसके इक्वल एंड अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स डेवलप होती है। उसी रिएक्शन फोर्स को इलेक्ट्रॉनिक जो आपके आइटम्स होते हैं इस मशीन के अंदर, वो कैप्चर कर लेते हैं और रीडिंग के तौर पर यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अगेन ये इलेक्ट्रॉनिक जरूर है, लेकिन इसका अगर कैलिब्रेशन, है ना, कैलिब्रेशन वगैरह ढंग से नहीं किया तो ये इसमें भी आप हेराफेरी कर सकते हैं। तो कोई भी जो डिवाइस है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है। प्लस अगर चीटिंग करना चाहें तो हर इंस्ट्रूमेंट के साथ चीटिंग की जा सकती है, ठीक है। अभी दूसरा चीज क्या है, स्मॉल मासेस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो स्मॉल मासेस को मेजर करने के लिए जो इसमें तरीका बताया है वो उन्होंने डिस्कस किया है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो उन्होंने डिस्कस किया, इन्होंने बस एक थ्योरी बता दी है कि जो रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी है स्मॉल मास का, हम लोग ऐसे मेजर करते हैं कि वो प्रोपोर्शनल होती है आपकी। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि r² है ना, F=G m1/m2/r²। उसी तरह से मास स्पेक्ट्रोग्राफ में बोल रहा है कि जो किसी भी चार्ज पार्टिकल का अगर आपको मास निकालना है तो बहुत छोटा होगा, है ना। चार्ज पार्टिकल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ना, या फिर आयंस होंगे, है ना। तो इनका अगर आपको मास निकालना है तो ये बोल रहा है कि जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी की, अगर वो घूम रहा है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दी है, खाली इतना ही बताया। आपको भी बस इतना समझना है कि इतना याद रखिए कि स्मॉल मासेस को हम लोग मास स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से मेजर करते हैं। और उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है कि रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो अगर आपको रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी मालूम है तो आप मास निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये आप पढ़ेंगे 12th में आप लोग देख लेंगे, ठीक है। साइक्लोट्रॉन करके है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब आपका मैग्नेटिज्म आएगा तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे निकाला जा सकता है इलेक्ट्रॉन वगैरह का मास, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तो है लेकिन बिल्कुल है 12th में है, ठीक है। तो वहां आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फिर अब स्लाइड में आकर के कि रेंज ऑफ मास क्या है। तो यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूँ। रेंज ऑफ मास आप देखेंगे तो सबसे जो छोटा, ये तो रेंज ऑफ लेंथ ही है। एक मिनट, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं ले आया हूँ इमेज रेंज एंड ऑर्डर ऑफ मास का,
तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेंज क्या है इसका, मासेस का रेंज क्या है दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे जो छोटा मास है वो इलेक्ट्रॉन का अभी तक हमको पता है, जो कि ऑर्डर होता है 10⁻³ का, ठीक है। और वहीं सबसे बड़ा जो मास है वो जो हमारा यूनिवर्स है उसका होता है, वो होता है 10⁻55 के ऑर्डर का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और अब अगला आप अगर आकर के देखें तो अगला क्या चीज है हमें जो डिस्कस करना है, वो है मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आपकी जो एनसीईआरटी है मेजरमेंट ऑफ टाइम में, उसने भी केवल जो सीजियम का जो सीजियम एटम का जो वाइब्रेशन वाला मैंने आपको डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, कि उसके वाइब्रेशन का जो पीरियड होता है, सर्टेन नंबर ऑफ पीरियड्स के जो टाइम होते हैं, उसी को हमने एक 1 सेकंड की जो डेफिनेशन दी है दे दी गई है। तो वही इसने मेजरमेंट ऑफ टाइम में भी डिस्कस किया, तो मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अब इसको आगे और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझता मैं, ठीक है। तो ये मास, टाइम और लेंथ हम लोग का फिनिश हो चुका है। अभी आता है एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर्स इन मेजरमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में क्या है हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि सिस्टमैटिक एरर्स या रैंडम एरर्स क्या होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है एक्यूरेसी वगैरह के बारे में क्या बोल रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आपका प्रोड्यूस हो ही जाता है। अब वो एरर रैंडम भी हो सकता है, वो एरर जो ह्यूमन बीइंग मेजर कर रहा है उसके कारण भी हो सकता है, सिस्टमैटिक एरर भी हो सकती है, किसी टाइप की भी एरर हो सकती है, ठीक है। तो कुल मिला के जो भी अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट के दौरान, किसी भी अनसर्टेनिटी को बोला जाता है एरर, ठीक है। मेजरमेंट के दौरान कोई भी अनसर्टेनिटी आ गई तो उस अनसर्टेनिटी को ही बोला जाता है एरर, ठीक है। अब इसमें दो टर्म है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, जिसको हमको थोड़ा समझना होगा। तो क्लास 9th या 10th में आपने एक डायग्राम देखा होगा एक्यूरेसी और प्रिसीजन के ऊपर, ऐसे करके कोई डायग्राम था, 3 डायग्राम बने हुए थे, ठीक है। वो मैं बता देता हूं अभी क्या है, ठीक है। जल्दी से एक बार देख लेंगे इसको, 3 डायग्राम एक्यूरेसी और प्रिसीजन हम लोग इसी की मदद से समझ लेंगे। तो ये 3 डायग्राम जो है, इसमें एक जो है हम लोग को बताया गया कि समझ लीजिए ये जो है हमारा टारगेट है, ये जो हमारा टारगेट है, और हमारी जो समझ लीजिए हमने जो वैल्यू ऑब्टेन करी है वो एक वैल्यू यहां ऑब्टेन करी, एक वैल्यू यहां ऑब्टेन करी, एक वैल्यू यहां ऑब्टेन करी, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यूज हैं वो एक्यूरेट वैल्यू के बहुत, जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू के बहुत पास है। तो ऐसी रीडिंग्स या ऐसे जो डेटा जो ट्रू वैल्यू के बाद बहुत करीब होते हैं उनको हम लोग एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं या एक्यूरेसी बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा डायग्राम में आपने देखा होगा कि 3-4 डेटा हैं वो आपस में बहुत क्लोज हैं लेकिन ट्रू वैल्यू के दूर है। तो ऐसे डेटा जो आपस में जिनका रेंज जो है वो बहुत क्लोज आता है, यानी इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, बहुत प्रिसाइसली वो बता रहे हैं, ठीक है। काफी क्लोज है, मतलब बहुत प्रिसाइज डेटा दे सकते हैं, लेकिन उनका ट्रू वैल्यू से जो है वो बहुत दूर है, उनका जो रेंज है वो ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। तो इंस्ट्रूमेंट को, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोला गया कि वो प्रिसाइज तो है, बहुत छोटी छोटी वैल्यू तो बता सकते हैं लेकिन एक्यूरेट डेटा नहीं देते। तो इस वाले इंस्ट्रूमेंट को बोला गया कि प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। इस वाले डेटा को क्या देखिए, इनके बीच में दूरी बहुत है, तो ये प्रिसाइज डेटा तो नहीं दे रहे हैं लेकिन एक्यूरेसी के बहुत करीब है, तो इनको बोला गया एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। फिर एक डेटा आएगा जो बहुत क्लोज भी होगा, बहुत क्लोज भी होगा, 3-4 डेटा है यहाँ पे, 15-20 डेटा है अब हो गए, ठीक है, और ट्रू वैल्यू के पास भी होगा। तो इसको हम लोग बोल देंगे कि एक्यूरेट भी है, ऐसा जो डिवाइस है, ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, दोनों है, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा समझिए कि एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू, कितना पास है ट्रू वैल्यू के, वो जो बताता है वो आपका एक्यूरेसी हो गया, ठीक है। लेकिन वहीं प्रिसीजन जो है, प्रिसीजन जो होता है वो रेजोल्यूशन और लिमिट ऑफ क्वांटिटी बताता है कि कितना पास है वैल्यू। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है कि हमने हमारा 3.6 सेकंड हमको हमारा किस चीज का डेटा आया, ठीक है। तो हमने एक स्टॉप वॉच से मेजर किया, ठीक है। उस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट केवल 0.1 था लीस्ट काउंट, ठीक है। तो उससे हमने जब मेजर किया तो हमारी वैल्यू आई 3.5। तो 3.5 3.6 के बहुत क्लोज है, तो वो वाली स्टॉप वॉच जो हमारी एक्यूरेट हो गई। लेकिन हमने एक और वॉच ली जिसका प्रिसीजन था 0.01 सेकंड का, इतना प्रिसाइज वैल्यू बता सकती थी, ठीक है।
तो ये इस इंस्ट्रूमेंट ने वैल्यू दी 3.38, ठीक है, इसने काफी प्रिसाइज दी, इसने 2 डिजिट तक आपको वैल्यू दी, लेकिन ये ट्रू वैल्यू के पास नहीं था, ट्रू वैल्यू तो 3.6 थी, इससे काफी दूर हो गई। 3.38 जो है 3.38 सेकंड तो काफी दूर हो गया 3.6 से, ठीक है। लेकिन ये देखिए आपको आंसर देना 2 डिजिट के अंदर, तो ये इंस्ट्रूमेंट तो काफी प्रिसाइज है, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो इस एग्जांपल के थ्रू आपको बताया एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में, ठीक है। अब यहां पर हम लोग इसके बाद हम लोग सिस्टमैटिक एरर्स और रैंडम एरर्स के बारे में जानेंगे, जो कि मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास से। तो होपफुली आपको ये सारा लेक्चर समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है या फिर कोई कमी है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या क्या आपको नीड है वो हमको बताइए। थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉयड द लेक्चर।